तो आप ये शहर देखें, ग्रेट बात, आप यहाँ देख रहे हैं ये सीढ़ियां बनी हुई है, मतलब जब पानी ज्यादा हुआ करता होगा तब लोग यहाँ से काम कर लेते होंगे, जब पानी कमता होगा तो 2-3 सीढ़ी नीचे आ जाते होंगे। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि किस तरह की घर, ड्रेन और स्ट्रीट्स था। तो आपने एक शब्द सुना होगा, प्लान्ड सिटीज। प्लान्ड सिटीज का मतलब क्या होता है? आप जिस शहर में रह रहे हैं संभवतः वो प्लान्ड नहीं होगी। भारत में बहुत कम शहर है जो प्लान्ड है। प्लान्ड सिटी का मतलब है कि पूरा समतल जमीन है, आप अपने हिसाब से कहाँ रोड, कहाँ स्कूल, कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ रहने का जगह ये देना, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर जो शहर बनता है उसमें वो प्लान्ड सिटी नहीं होते, बस शहर जहां मन तहां धीरे 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 बढ़ने लगता है। लेकिन सिंधु घाटी में बहुत सारा शहर प्लान्ड सिटी था। जनरली हाउस वर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई। तो ज्यादातर जो घर था वो 2 मंजिला थी। आप ये सोचिए कि आज से लगभग 4000 साल पहले लोग 2 मंजिला इमारत बना पा रहे थे, with rooms built around courtyards। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगा। कोर्टयार्ड यानी बरंडा होता था, बरंडा के आसपास रूम बनाया जाता था। गांव सब में इस तरह का आपको ढांचा मिल जाएगा, एक बरंडा रहता था बीच में और बरंडा के आसपास चारों तरफ से घर बनाया जाता था। मोस्ट हाउसेस हैड सेपरेट बाथिंग एरिया, सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। सबके घरों में अलग अलग स्नान घर हुआ करते थे। तो सोच रहे हैं उनका ये सब, मतलब आप कह सकते हैं कि ये सब एक्स्ट्रा में आ जाता है। पहले आज भी देखिएगा बहुत सारे गांवों में नहाने के लिए अलग रूम नहीं होता है, वो जहां पर वाटर का सोर्स है, कुआं या तालाब, वहीं जाके नहाते हैं। बट वहां पर घरों में बाथिंग एरियाज अलग मिले। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, मेनी ऑफ द सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। आज भी आप देखिएगा, अगर आप आसपास में अपने ड्रेन देखे होंगे तो मैं जहां तक मानता हूं कि वो कवर्ड नहीं होगा। कवर्ड होने का मतलब है उसके ऊपर में, जैसे ये ड्रेन है तो इसको ढक देना। ढकने का इन द सेंस क्या होता है कि बहुत सारा गंदगी, मतलब हाइजीन के लिए किया जाता है, साफ सुथरा रखने के लिए। तो वहां का जो ड्रेन था वो कवर्ड था और स्ट्रेट रहता था। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। तो जो इसमें स्लोप रहता था, क्योंकि आपको अगर वाटर का ये पता होगा तो वाटर कैसे बहता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में जाता है, मतलब ऊंचे जगह से नीचे जगह पानी जाता है। तो अगर इस ड्रेन को ऐसे बना दिया जाता तो पानी तो रह जाती, इसलिए ड्रेन को ऐसे बनाया जाता था ताकि पानी धीरे 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 लो एल्टीट्यूड की तरफ बहे। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज हाउस ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू इनटू बिगर वंस। सोचिए, जो घरों का ड्रेन था वो मेन ड्रेन से, मतलब जो रोड के पास से ड्रेन जाता था उससे कनेक्टेड रहता था। जो स्मॉल ड्रेन था वो जाके बड़े ड्रेन से कनेक्टेड होता था। आज भी भारत में बहुत सारे घरों में जो घर का गंदा पानी होता है वो आसपास के एरिया में ही चला जाता है, ड्रेन से कनेक्टेड नहीं होता था। लेकिन सोचिए कि आज से 4000 साल पहले घरों का जो गंदा पानी था वो ड्रेन में जाके गिरता था और वो ड्रेन बाद में जाके एक बड़े ड्रेन में जाके गिरता था। तो सोचिए कितना प्लानिंग के साथ शहर को बनाया गया होगा। As drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। तो दिमाग देखिए भाई साहब, ड्रेन तो बना दिए, अब बीच बीच में इंस्पेक्शन होल, आपने ड्रेन के बीच में छेद देखा होगा कभी कभी एक स्लैब में, तो वो स्लैब किस लिए दिया, स्लैब में छेद किस लिए जाता था? बाद में कभी कचरा उचरा अगर फंस जाए तो साफ करने के लिए भी उनको दिमाग लगा दिया था। All 3 houses, drain, streets were probably planned and built at the same time। तो जो कि मैंने पहले कहा कि ये एक प्लान सिटी था, क्योंकि घर, ड्रेन, रोड सबको एक साथ ही बनाया गया था। ये नहीं कि पहले घर बना देते हैं, यहाँ से 10 साल बाद 20 साल बाद फिर ड्रेन बनाएंगे ना। तो यहाँ फिर से आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन का आप जवाब दिया कीजिएगा ताकि इससे आपका जनरल नॉलेज थोड़ा सा और एक्सपैंड होगा। लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। यहाँ पर एनसीईआरटी आपसे सिर्फ 2 डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर पिछले लेसन अच्छा से पढ़ा होगा तो आप कई डिफरेंस बता देंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पहले नियोलिथिक मेगालिथिक एज में जो घर मिला करते थे उनमें और जो इस सभ्यता में घर मिले उनमें क्या अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर है। आप ये मानता हूं कि ये इतना आसान सवाल है कि इसका आप तो यहाँ 2 मांगा गया है, आप कम से कम 4-5 पॉइंट तो ऐसे मुंह पे याद हो सकता है आपको। तो हमने घर देख लिया, कैसा बना था ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों का जिंदगी कैसा था, लाइफ इन द सिटीज। तो ये यही मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये ड्रेन है, इसके ऊपर में स्लैब हुआ करता था, ये ढका हुआ रहता था, और देखिए घर से ये पानी निकल के ये ड्रेन में जा रहा है। तो सोचिए कितना वेल प्लानिंग के साथ ये बनाया गया था। हड़प्पन सिटी वाज वेरी बिजी प्लेस। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब ये हड़प्पन सिटी बोल रहा है
तो इसका मतलब ये पूरे सभ्यता को बोल रहा है। और सभ्यता किसको कहा जाता है? बहुत सारी संस्कृति, जैसे आपने सुना होगा भारतीय सभ्यता, तो भारतीय सभ्यता में ऐसा थोड़ा होता है कि खाली भारत, एक उत्तर प्रदेश या एक बिहार के लोगों को ही बोल रहा है। भारतीय सभ्यता में अलग अलग संस्कृति आती है, जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारी संस्कृति होगी, नॉर्थ ईस्ट में अलग से संस्कृति होगी, हमारे सेंट्रल इंडिया में बहुत सारी संस्कृति होगी, तो इन सब मिला के हम लोग एक सभ्यता बोलते हैं। तो उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारा संस्कृति था, उनके कंबाइंड रूप को हम सभ्यता कहते हैं। There were people who planned the constructions of special building in the cities. आपने आर्किटेक्चर का नाम सुना होगा। बड़े बड़े घर बनाने के पहले, बड़ा बड़ा मॉल तॉल जब बनता है तो डायरेक्ट इंजीनियर को नहीं बोल देता कि चलो बनाओ, इतना ईंट लगेगा। पहले प्लानिंग किया जाता है, पहले एक रफ डायग्राम बनाया जाता है कि हाँ यहाँ पर ये बनाना है, यहाँ ये पर है, उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। तो कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्चर को अपॉइंट किया जाता था। These were probably the rulers. It is likely that rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. सोचिए, डिस्टेंट लैंड से भी सामान मंगाया जाता था। डिस्टेंट लैंड मतलब दूर के क्षेत्रों से भी वैसा चीज मंगाया जाता था जो कि उस जगह पे उपलब्ध ना हो। क्या क्या मंगाया जाता था? तो धातुएं मंगाई जाती थी, मेटल। प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य पत्थर मंगाया जाता था। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold, silver or beautiful beads for themselves. तो जो रूलर्स हुआ करते, स्वाभाविक बात है, जब सभ्यता बन जाएगा तो कोई क्लास हाई होगा, कोई क्लास लो होगा इकोनॉमिकली। तो जो रूलर्स हुआ करते थे, तो वो जो इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल थिंग्स है, जैसे सोना, चांदी, बीड्स, बीड्स मतलब होता है मनके, ठीक है, आप इसको मोती भी कह सकते हैं, ये अपने लिए रख लेते थे। आपको यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन सा धातु उन लोग से प्रचलित थे। कभी कभी इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता है। ब्रोंज एज किसको कहा जाता है? आप अभी देखिएगा, आपने कॉपर का नाम सुना होगा। कॉपर मतलब तांबा, और आपने टीन का भी नाम सुना होगा। कॉपर प्लस टीन से ब्रोंज बनता है। कॉपर प्लस टीन से क्या बनता है? ब्रोंज। तो इस समय में लोग कॉपर से भी प्रचलित थे, टीन से भी प्रचलित थे, और उनका टेक्निक देखिए, वो कॉपर और टीन को मिक्स करके एक नया चीज का निर्माण करते हैं जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। आपने कांसा का बर्तन जरूर सुना होगा, तो कुछ और नहीं, वो ब्रोंज ही है। इसीलिए कभी कभी हिस्टोरियंस इसको ब्रोंज एज भी कहते हैं, ठीक है, यानी ब्रोंज एज को हिंदी में कहते हैं कांस्य युग। और ब्रोंज क्या आप याद रखिएगा, ये कॉपर और टीन का एक मिक्सचर है। तो लोग कॉपर से प्रचलित थे, टीन से प्रचलित थे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट धातु है जिससे वो प्रचलित नहीं थे, उसका नाम है आयरन, जिसके बारे में आप वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़िएगा। एंड देयर वर स्क्रिब्स। स्क्रिब्स मतलब कौन है? लेखक रहते थे, मतलब वो लिखने का काम करते थे। रूलर्स उनको अपॉइंट करते थे कि आप लिखिए। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हेल्प टू प्रिपेयर सील्स। तो आप याद रखिएगा कि प्रोफेशंस कितने होने लगे। एक तो आर्किटेक्चर का प्रोफेशन आया, जिसमें स्पेशल बिल्डिंग्स को बनाने के लिए उनको नियुक्त किया जाता था। फिर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स का प्रोफेशन आया, जिसको दूर दूर भेजा जाता था इंपॉर्टेंट चीज लाने के लिए। और साथ साथ स्क्रिप्ट्स का भी प्रोफेशन आ गया। स्क्रिप्ट्स क्या करते थे? जिनको लिखने पढ़ने आता था, उस समय में एक अलग स्क्रिप्ट होती थी, इसको कहा जाता था पिक्टोग्राफ। आज तक उसको हम डिपिक्ट नहीं कर पाए हैं कि वो क्या लिखा गया है। आप अगर इतिहासकार बनिएगा तो कोशिश कीजिएगा उसको बताने का कि वो क्या है। तो स्क्रिप्ट्स का काम क्या होता था? लिखने का। और सील्स बनाने का। सील्स क्या होता है? मोहर होता है, 2x2 के फॉर्म में रहता था, और ये मोहर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। Perhaps wrote on the materials that have not survived. Besides, there were men and women craftsperson making all kinds of things. craftsperson थे, यानी हस्त कलाकार भी थे, जो अपने हाथ की कलाओं से अलग अलग चीज बनाते थे। क्या बनाएंगे? चूड़ियां बनाती होंगी, खिलौने बनाते थे, मालाएं बनाती थी, मटके बनाते थे। तो इनको कहा जाता है क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन मतलब जो हस्त कलाकार, हाथ से कलाकारी करे। कहाँ बनाते थे? या तो उनका कोई अपना एक घर में बनाते थे, कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहा जाता था, या उनका एक छोटा सा वर्कशॉप हुआ करता था। तो यहाँ से आप इस पैराग्राफ से आपको पता चल रहा है कि ऑक्यूपेशन क्या क्या हुई करते। खेती तो करते ही होंगे, लेकिन खेती के साथ साथ ये सब और काम भी होने लगा। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, मेनी टेराकोटा टॉयज। ये टेराकोटा टॉयज मतलब क्या होता था? मिट्टी से
खिलौने बनाए जाते थे और उसको आग में पका दिया जाता, तो उसको टेराकोटा टॉयज कहा। टेराकोटा शब्द जहां भी आएगा आप समझ लीजिएगा कि इसको सॉइल को बेक करके बनाया गया है। टेराकोटा ब्रिक्स, टेराकोटा स्टैचूज, टेराकोटा टॉयज। तो सोचिए खिलौने बनाने के लिए भी लोग रहने लगे, मतलब लोगों के पास अब इतना समय है कि वो खिलौना एक एंटरटेनिंग चीज होता है, मतलब अब मूलभूत जरूरतें पूरा हो चुकी है, तब लोग अब अपने एंटरटेनमेंट की ओर जाते रहेंगे। फिर अब एनसीईआरटी का इस चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी वेयर एनी ऑफ देम पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन द विलेज ऑफ सच एज मेहरगढ़। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं कि किस किस तरह के लोग रहा करते होंगे। ये देखिए, ये टेराकोटा टॉयज है। तो इस टेराकोटा टॉयज से हमें क्या पता चलती है? इससे ये पता चलती है कि उस समय किस किस तरह का जानवर हुआ करता होगा या हुआ करता था। अगर यहाँ से हमें हाथी का टेराकोटा, हाथी का टॉयज मिल रहा है, तो हम जान रहे हैं कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी को जानते थे, हाथी से वो प्रचलित थे। यहाँ से अगर एक सिंह का, अब देखिए जैसे इस सील से एक सिंह का जानवर पता चलता है, यह आज नहीं मिलता है एक सिंह का घोड़ा, तो इसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये शब्द आज यूज होता है, मल्टीनेशनल कंपनी जो 100 बिलियन पार कर जाए उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। लेकिन ये यूनिकॉर्न जो शब्द है ये इसी को बोला जाता है, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है एक श्रृंगी पशु। इसमें एक सिंह होता है। अब ये साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस अभी भी ये सोच में है कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता था या सिर्फ वो इमेजिनेशन ही था। तो ये सील्स था, सील्स का भी उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट था। शहरों के पॉश एरियाज में जाने के लिए सील्स को दिखाना पड़ता था, फिर उस एरिया में एंट्री मिलती थी, या ट्रेडर्स ये सील यूज करते थे कि हाँ ये मेरा सबूत है कि मैं उस शहर से आया हूं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज। सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्या है? अगर आप अच्छा से कभी दुकान जाते होंगे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन आ गया, लेकिन फिर भी बटखरा का इस्तेमाल होता ही है। 500 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी, ये सब आपने टर्म जरूर सुना होगा। तो ये उस समय के बटखरा हुआ करते थे, वेगिंग। और ये इसका शेप देखिए, प्रॉपर क्यूबॉइड शेप में है। These were probably used to weigh precious stones or metals। ये पिक्चर में आपको मनके के द्वारा बनी हुई माला दिखेगी। Beads, many of these were made of carnial। कार्नियल क्या होता है? एक रेड स्टोन होता है जो कि प्रॉब्ली ट्रेड्स करके, व्यापार करके दूसरे जगह से मंगाया होगा। फार राइट, बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। अच्छा, ये आप अंकल जी को देखिए, ये अंकल जी का इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इस फोटो को भी देख के, सॉरी इस स्टैचू को भी देख के हिस्टोरियंस बहुत चीजों का पता लगा सकते हैं। क्या पता लगाते हैं? आप देखिए, इसका बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, साथ साथ इसका कपड़ा देखिए, और ये जो टूट फूट गया है, इसका जैसे नाक टूट गया है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जब निकाल रहे थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं निकालते, मजदूर ही निकालता है खुदाई उदाई करके, तो उसी बाई चांस में ये टूट गया था। तो हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब किस किस तरह का कला उस शहर में शुरू हुआ? तो जब इस शहर का बात हो रहा है तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का बात हो रहा है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन साइट्स। तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट को जब पता चला कि यहाँ पर कलाकार कोई धातु से बनाते थे, तो सवाल उठता है कि किस किस धातु यूज करते हैं। तो मेटल यूज करता था, तो मेटल किस तरह का मेटल यूज करता होगा? तो 4 मेटल का नाम याद रखिएगा, सोना, चांदी, कॉपर और टीन। कॉपर और टीन को मिला के क्या बनाया जाता है? ब्रोंज बनाया जाता है। कॉपर एंड ब्रोंज वेर यूज्ड टू मेक टूल्स। याद रखिएगा, ब्रोंज का यहाँ बताया गया, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया कि ब्रोंज कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है। वेर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। वेपन्स मतलब होता है हथियार। तो अब लोग हथियार भी बनाने लगे, मतलब अब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो किसी के पास वैल्यूएबल थिंग्स है, वो सोचता है कि ये चीज मेरे से कोई लेके ना चल जाए, इसलिए मुझे कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाना पड़ेगा। गोल्ड, सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो सोना चांदी का इस्तेमाल जैसे आज किया जाता है, गहनों बनाने के लिए किया जाता होगा। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स ऑफ स्टोन्स। तो पिछले स्लाइड में आपने जो सील देखा, मोहर देखा, सील्स को मोहर कहता है बाय द वे, वो स्टोन से बना किया जाता था या मेटल से हुआ करते। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर। जो ये रहता था वो रेक्टेंगुलर होता है। यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन देम। तो ये एनिमल भी कार्व्ड रहा करता था। आपने देखा कि एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न उसमें कार्व्ड था, और साथ साथ इसमें और सारे जानवर भी थे। और ये जो चीज है ये वहाँ की स्क्रिप्ट है, वहाँ की लिपि है।
जिसको आज हम लोग पढ़ नहीं सकते। आपको मैं ये आगे बताऊंगा कि The Harappans also made pots with beautiful black designs such as one of shown in the figure। तो ये पॉट्स भी बनाया करते थे जिनमें ब्लैक डिजाइन हुआ करती थी। आजकल तो अनेक सारे कलर आने लगे, लेकिन सोचिए कि पहले अगर लोग 2-3 कलर भी यूज करते होंगे तो सोचिए कि आज आप दुकान से कलर बॉक्स परचेस करने जाते हैं तो आपको कितना वैरायटी का कलर मिल जाता है। अब फिर से एनसीईआरटी आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वाज मेटल यूज इन द विलेज यू लर्न अबाउट इन चैप्टर वाज स्टोन यूज टू मेक वेट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरह का धातु का इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता ही है कॉपर, टीन, ब्रोंज, इस तरह का धातु का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। कॉटन का प्रमाण कि कॉटन ग्रो किया जाता था आज से 7000 साल पहले पता चल जा रहा है। ये साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? ये साक्ष्य मिल रहा है मेहरगढ़ से। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से भी क्या मिला कि वेसल के ऊपर में कपड़ों का कुछ लगाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लोग उस समय कॉटन से भी प्रचलित थे। कपड़े जो पहना करते थे, ये कपड़े ज्यादातर किससे बने हुए करते थे? कॉटन से बने हुए करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होडल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियंस। टेराकोटा मैंने आपको बता दिया क्या है, मिट्टी से पका के बनाई गई मिट्टी, और फियंस क्या है? ये एक तरह का पत्थर होता है। दे वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, क्योंकि आप कपड़ा बनाना है तो उनको विविंग तो करना होगा, ऐसे थोड़े कि रुई से सिर्फ डायरेक्ट कपड़ा बन जाएगा। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबब्ली एट द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। तो जो चीज बनाया जाता था वो खासकर स्पेशलिस्ट की नजर में बनाया जाता था। स्पेशलिस्ट कौन होता है? स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो उसी फील्ड में ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पत्थर काटने में ट्रेन होगा, कोई पत्थर को पॉलिश करने में ट्रेन होगा, कोई पॉलिश पत्थर से कोई आकार देने में ट्रेन होगा। Look at the illustration, page 28, and see this must have been the work of an expert crafts person। तो आप याद रखिएगा जो क्राफ्ट्समैनशिप था वो स्पेशलिस्ट लोगों के नजर में हुआ करता था। कोई एक फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हुआ करता था। Not everybody could have been the specialist। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो पाता है। We do not know whether only men were specialists or only women were specialists। Perhaps some women and men may have been specialists। तो आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि औरत मतलब मेन और वुमेन दोनों को ये सब काम करने की इजाजत मिलती थी या वो करते थे या सिर्फ मेन ही करते थे। मेरे मानने से